देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बहरान के बाद एक और बहरान, उसके बाद फिर एक और बहरान, यानी बहरान दर बहरान। तब्दीली तेरा शुक्रिया। ऐसा लगता है कि बहरानों ने मौजूदा हुकूमत का घर देख लिया है। एक से फरागत पाते नहीं कि दूसरा जो है वो मुंह खोल देता है। माशी बहरान ही क्या कम थे कि उसके बाद फिर नाजायज़ तजावुज़ात और ये और वो बहुत सारे मामलात आ गए। उसके बाद फिर कोई और चीज़ उठ गई, उसके बाद फिर कोई और चीज़। और अब देखिए तो CNG के इस बहरान ने, गैस के इस बहरान ने हुकूमत वक्त को अपनी जद में ले लिया है। CNG का ये बहरान दिन गुजरने के साथ साथ आज 5वें दिन में बल्कि दाखिल हो चुका है। कराची में खाल खाल कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़र आ रही है, जो है वो भी उस पर इतना रश है कि बहरहाल आवाम तो नहीं, खवास को ज़ाहिर है कि इसकी ज़रूरत नहीं, खवास की अपनी ट्रांसपोर्ट है। पेट्रोलियम क़िल्लत की भी रावी कहता है कि अब आसार कुछ आने लगे हैं। वज़ीर आज़म ने अलबत्ता ये ज़रूर किया था कि SNGPL और SSGC के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया था 72 घंटे में। लेकिन जाहिर है कि जब तक इंक्वायरी होगी तब तक रावी बिल्कुल फारिग है, चैन ही चैन लिखता है। इदारे बेलगाम हो चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी ने हुकूमत को चकरा के रख दिया है, हुकूमत मुकम्मल तौर पर घन चक्कर बनी हुई है। कुछ बदगुमानों का ये कहना है कि हुकूमत की कोई सिमत है न तरजीह, बस सफ़र है कि चलता चला जा रहा है। और कुछ लोगों का तो ये भी इसरार है कि ये सफ़र उर्दू का नहीं अंग्रेज़ी का है। आज मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर इमामुद्दीन शौकीन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करेंगे। डॉक्टर ज़रक़ा काफ़ी अरसे के बाद हमारे शो में जलवागर हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। साथ ही साथ शेख फयाज़ुद्दीन साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी के फ़राइज़ निभाते आपको नज़र आएंगे। सबसे पहले डॉक्टर ज़रक़ा के पास जाऊँगा। मैम, थैंक यू सो वेरी मच कि आप काफ़ी अरसे के बाद हमारे शो में नज़र आ रही हैं और इसके बावजूद नज़र आ रही हैं कि आप मुझे बहुत पहले से जानती हैं। तो मैम ये मुझे बताइएगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत में बहरान दर बहरान क्यों आपके, बल्कि यूं कह लीजिए कि अवाम उन्नास का ज़ब्त, उनका सब्र आजमाए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नूरुल आरिफीन साहब। बात यह है कि आप जब भूत घर में जाएंगे तो एक एक करके वो भूत निकलेंगे। पाकिस्तान एक भूत घर बना हुआ था और है, और इसमें जिस चीज़ को हाथ लगाओ वहाँ से काले काले धुएं और उधर नीचे से माफिया निकलते हैं, बदबूदार चीज़ें निकलती हैं। यानी यहाँ पर तो अंधेर नगरी चौपट राज थी। यानी वो लोग जो गरीबों का खून चूस चूस के अपने अकाउंट बाहर दुबई में, इंग्लैंड में प्रॉपर्टीज, अकाउंट्स और हर किस्म की मराआत लेके अरबों रुपए पाकिस्तान को जो एड्स मिलती थी वो इनके अकाउंट्स में जाती थी। गरीब आदमी को तो कुछ नहीं मिलता था। तो जाहिर है अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, इमरान खान साहब तशरीफ लाए, तो अब ये सारे भूत निकालने पड़ेंगे। भूत बंगले को पहले भूतों से खाली करने के लिए कुछ आओ बका तो होगी, कुछ चीखो पुकार तो होगी। लेकिन मैम रावी कहता है कि कुछ भूतों को तो आपने वजारत दे दी। अरे तो पकड़िए ना आप उनको, बात सुने। हमने ये कभी नहीं कहा। इमरान खान साहब हमेशा कहते, आप SHO नहीं लगे, लेकिन हम इमरान खान साहब ने हमेशा से ये कहा। देखिए बाबर अवान साहब ने इस्तीफा दे दिया, सवाती साहब ने इस्तीफा दे दिया। आप किसी के खिलाफ कुछ निकालेंगे तो हम तो सबसे पहले उनको रिक्वेस्ट करने के लिए, और वो खुद हमारी पार्टी में कोई इस तरह का आदमी नहीं रहेगा तो हमने किसी को रोका? नैब में जिस को बुला रहे हैं तो हम बुला रहे हैं। अब देखिए एक कुर्बानी तो उनकी दी हुई है जहांगीर तरीन साहब की। तो आप देखिए कि हमने अपने ऊपर सबसे पहले अपने आप को पेश किया। अभी अलीमा खान साहिबा गई हैं कोर्ट में, टैक्सेस भी देंगी। तो आप ये बात ना करें। इस मुल्क में, इस अवाम में वो जो कहते हैं ना सारे ही नंगे हैं, तो फिर उनका हिसाब होना चाहिए, एहतसाब हो, हिसाब हो, और जिस चीज का जो पेएबल है हुकूमत को वो दे। और वो कनाल की अराजी लोगों ने कब्जा की हुई थी कि आप कराची से लेकर इस्लामाबाद तक चले जाएं, एक कहानी है जो खत्म होने का नाप नहीं लेती। मैं ज़रा इमामुद्दीन शौकीन साहब के पास चले जाऊँ। सर, आप पहली मरतबा मेरे शो में शरीक हो रहे हैं। आपके ज़ब्त, आपके तहम्मुल की सबसे पहले तो दाद देता हूँ। उसके बाद जानते हुए भी ये रिस्क आपने लिया। उसके बाद सर पहला सवाल मेरा ये है, अभी इन्होंने अलीमा खान साहिबा की बात की, तो एक खान साहब का बयान मेरे पास मौजूद है, पैसा कमाना गुनाह नहीं, नाजायज़ तरीके से पैसा कमाना गुनाह है। और दूसरी खबर जो है वो खासी कन्फ्यूजन वाली है।
फॉरेन एसेट्स के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स अलीमा खान टू डिपॉजिट 29.5 मिलियन। मुझे गलतफहमी हुई है या इन दोनों खबरों का आपस में कोई कनेक्शन, कोई ताल्लुक है? जरा वजाहत फरमाइए सर। देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये मैं अर्ज़ करूँगा कि आपने जैसे कि थोड़ा सा मैं आपकी बात को करते हुए कि जी 110 दिन हो गए इस हुकूमत को और इन्हें ख़ुद पता नहीं कि ये इनको किस तरह क्या करना है। आपने ख़ुद बताया कि किस चाहे कोई भी सेक्टर उठा लें वो बहरानों से भरा हुआ है। और आपने जिस तरह कहा कि इस वक्त जो है वो दोहरा मेयार जो है वो मतलब ये कि इस मुल्क में जो है वो चल रहा है कि अपोजिशन के लोगों के लिए तो जो है वो फ़ौरन जो है उनके ऊपर केसेस भी बन जाते हैं, उन्हें अदालतों में भी बुला लिया जाता है। और जो है उस वक्त जो हुकूमत के अंदर जो लोग हैं या हमारी जो वज़ीर आज़म साहब की जो बहन है उनके लिए आपने देखा कि उन्हें एक एनआरओ दे दिया गया है कि जी आप ठीक है अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दें और उसके ऊपर जो है वो फ़ाइन दे दें और उसके बाद जो है वो रेगुलाइज हो जाए। इसी तरीके से बनी गाला का जो है घर देख लीजिए, तो आप देखें कि इनका दोहरा मेयार है। एक तरफ जो है गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है बनी गाला को रेगुलाइज किया जा रहा है। ये 50,000 जो है वो जो है घरों की बात कर रहे थे, 1 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे थे, 50 लाख। तो ये तो पूरा मुल्क इन्होंने तहस नहस कर दिया है। इनका 50 लाख जो है वो घर और 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी। तो इस वक्त आप खुद देख लें कि पूरा मुल्क में किस तरीके से जो है अफरा तफरी है। ये कह रही थी कि जी जो है वो हमारी बहन के जी वो मतलब ये कि चोर हैं, या जब भी हम असम्बली में जाते हैं तो बात यहीं से शुरू होती है। चलें ठीक है, सियासतदानों में ख़राब भी होंगे, लेकिन इस वक्त तो जो है एक गरीब आवाम पिस रहा है जिन्होंने इनको वोट दिया है। उनका क्या कसूर है कि जी सख्त फैसले करने होंगे? तो सख्त फैसले जो है वो लोगों को क्लैश करने के लिए हैं, लोगों के जो है उनको दरबदर करने के लिए हैं, उनकी जो है नौकरियों पर जो लोग थे उनको बेघर करने के लिए। और जिस तरह आपने कहा कि इस वक्त जो है वो इंडस्ट्री जो है वो मतलब बिल्कुल बैठ गई है, गैसेस जो है वो सिंध में और पंजाब में नहीं है, तो बेरोज़गारी का एक जो है वो जिन बोतल से बाहर आ चुका है और पूरे मुल्क की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। तो मैं समझता हूं, लेकिन सर कहीं कहीं आपकी बात कथा कलामी की गुंजाइश निकालते हुए शेख फयाजुद्दीन साहब के पास जाऊंगा। सर कहीं कहीं तो इंसाफ होता हुआ शायद इन्वर्टेड कॉमास में नजर भी आ रहा है। आप देखिए कल साद रफीक साहब के साथ इंसाफ हो गया, क्या फरमाएंगे आप? ये इंसाफ जो है ना, ये तो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। अगर अलीमा खान 29 मिलियन दाखिल कर दे तो हराम हलाल हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर कोई अपोजिशन का बंदा जिसके खिलाफ सिर्फ इंक्वायरी हो तो वो जेल में चला जाए। अलीम खान साहब के खिलाफ इंक्वायरी हो तो वो सीनियर वजीर बन जाए। अगर बाबर अवान साहब के खिलाफ रेफरेंस हो तो वो सिर्फ वजारत से अलहदा हो जाए। और शहबाज शरीफ के साहब के खिलाफ कुछ भी अभी तक साबित नहीं हुआ, बल्कि एहतसाब अदालत की जज ने यह कहा है कि करप्शन साबित नहीं हुई। आपकी बात काटते हुए लुकमा दे रहा हूं, हमजा शहबाज को जहाज से उतार लो और जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकाल दो। आगे कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी भैया, ये आपकी मेहरबानी है कि आपने लुकमा दे दिया, लेकिन ये लुकमे नहीं, ये तो मुंह भर गया इनकी बातें सुन सुन के। दरअसल ये हुकूमत के लिए तैयार ही नहीं थे, ये तो अभी तक कंटेनर में चढ़े खड़े हैं। इनको बशारत हुई कि आपको हुकूमत मिल रही है और ये हुकूमत में आ गए। हुकूमत चलाने का इनको पता ही नहीं। एक बुरान के बाद नया बुरान में आपको अभी एक नया मेरा ताल्लुक ज़री इलाके से है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, गंदम की बिजाई हो रही है और पिछले सालों इन दिनों जो थी यूरिया वो 1200 रुपए की थी और आज 1800 रुपए की नहीं मिल रही। ये नया बुरान आने वाला है गंदम की फसल के लिए। तो ये लोग तो सिर्फ भाई कंटेनर पे चढ़ के तकरीरें कर सकते थे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह करे ये कामयाब हों, क्योंकि इनकी नाकामी की सूरत में हमारा मुल्क पीछे चले जाएगा। अवाम और खवास ने मिलकर जो इनको हुकूमत दी है, सर मुल्क पीछे का तो पता नहीं, अवाम बहुत नीचे जा रहे हैं। मैं डॉक्टर जरका के पास जाना चाहता हूं। मैम ये मुझे बताइएगा, फवाद चौधरी साहब का कहना है कि आप अपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल हो गई और कंटिन्यूएशन है ये वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के ओहदे की। तो कल तक तो वो दूध और बिल्ली की रखवाली और पता नहीं क्या फिल्मी एक डायलॉग, और आज ये कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप उनको दे करके जमहूरियत का तसलसल, ये अजीब सी बात है। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूं, मैं इनकी 2 बातों को क्लैरिफाई करना चाहूंगी जो मेरे भाई ने की। पहली बात तो ये कि अलीमा खान साहिबा का हराम से हलाल नहीं हुआ, उनकी बिल्कुल हलाल की उनकी कमाई थी जो कि पूरी डिक्लेयर्ड थी।
और अगर वो सिर्फ उन्होंने वो अपने टैक्स रिटर्न्स में उसका जिक्र नहीं किया था, तो ये मैडम अगर ये कोई अपोजिशन का बंदा करता है तो ये बददयानती होती है। एक सेकंड हमजा, मेरी एक बात सुने, बददयानती की बात नहीं है। हमजा शहबाज का आप मवाजना कर रहे हैं जुल्फी बुखारी से। जुल्फी बुखारी ब्रिटिश नेशनल जिसने अपने सब पैसे बाहर बनाए, ही हैज नेवर हेल्ड अ गवर्नमेंट ऑफिस। और जो हमजा शहबाज फैसल वावड़ा की दोहरी शरीयत के केस का क्या हुआ? ड्यूरिंग गवर्नमेंट आए उन्होंने तो ही हैज बीन इन द क्रेडल ऑफ गवर्नमेंट। सब मुर्गी से लेकर आपको पता है कि सीएनजी स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन, सब कुछ इन्होंने हुकूमत में बनाया। तो ये तो एक चीज अपनी डिक्लेयर नहीं कर सकते कि कहां से इनके पास पैसे आए। मैडम अपोजिशन का एक रहनुमा है, खासे मारूफ है, अपोजिशन के एक रहनुमा पर बिजलियां गिरी उस वक्त के जब उन्होंने अपने असासों में, उस दिन मुझे पता चला कि बीवियां भी असासा होती हैं, उन्होंने एक सेकंड वाइफ डिक्लेयर नहीं की थी। हालांकि बीवी असासा मतलब अभी तो अजीब बात है, शोरों को आपने तड़पासा दिया, वो बेचारा हो सकता है नाराजगी चल रही हो, कोई मामलात हो, यहां अपनी दोहरी शरीयत लेकर के वज़रा बने हुए। देखिए आप वजीर नहीं है, वो असिस्टेंट है, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज, इट इज अलाउड। फैसल वावड़ा साहब मैम, कोई फॉरेन नेशनल कैन बी एन एडवाइजर, फैसल वावड़ा, कोई इशू नहीं है, फैसल वावड़ा की दूरी शोरियत कोई इशू नहीं है। अगर है तो आप उनको ले चले, टेक हिज मिनिस्टरशिप अवे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। मुझे तो हमें क्या प्रॉब्लम है, आप प्रूव करें और ले लें। देखिए बात सुने, अगर आपका क्या प्रॉब्लम हो रही है, अभी जो इन्होंने कहा कि बहरान पे बहरान है, बहरान इसलिए है क्योंकि आपका कब्जा माफिया सिर्फ जमीनों पे काबिज नहीं है, हर जगह आपकी जो आड़ती टाइप माफिया लोग बैठे हुए हैं, वो इसी तरह उनको अब ब्लीड कर रहे हैं। पहले अखबार वाले ब्लीड कर रहे थे, उनको इश्तेहार नहीं मिल रहे थे, अब चीनी वाले ब्लीड करेंगे, गैस वाले ब्लीड करेंगे, पेट्रोल वाले ब्लीड करेंगे, जिनका ये जिक्र कर रहे हैं यूरिया वाले ब्लीड करेंगे। हर आदमी ब्लैकमेल करेगा, बिकॉज इस मुल्क में मौलवी से लेकर नीचे तक हर आदमी ब्लैकमेलर बन चुका है। आपको पता है ये जनरलाइज स्टेटमेंट है मैम, इस पे थोड़ा सा नजरसानी की दरखास्त के साथ फयाजुल हसन चौहान साहब का एक बयान इस हवाले से मेरी नजर से गुजरा है, उस पर बाकायदा आधे घंटे का लेक्चर तो मैं खुद अकेले दे सकता हूं, लेकिन ये कार्य खैर मैंने कल तक पोस्टपोन किया क्योंकि कल मीडिया के बड़े जय्यद नामों को लेकर के मैं बाकायदा एक फतवा सेगमेंट के अलावा कल मैं उनके साथ बैठ करके इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक धुआंधार सा शो करूंगा, उसमें फिर इश्तिहारात वगैरह की बात होगी। अभी आपकी इसी बात पर एक छोटा से एहतजाज, नन्हे मुन्ने से एहतजाज के साथ से अगर हम गुरेज करें तो बेहतर होगा। नाज़रीन यहाँ वक्त का प्रोग्राम एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं शेख फयाजुद्दीन साहब। मुराद सईद साहब फरमा रहे थे कि 7 अपोजिशन अरकान ने मुझसे एनआरओ मांगा। अली मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि मुराद सईद मुनासिब वक्त पर मांगने वालों के नाम सामने ले आएंगे। मुराद सईद साहब कल तक वजीर मुमलिकत थे, जो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा चेयरमैन होता है, इतना बड़ा फिरौन होता है कि किसी को भी माफ करने की पोजीशन में हो। आपके ख्याल में ये उन्होंने एक बार फिर मतलब हवाई फायर किया था, या वाकई वो इस बारे में हक बजानिब हैं, जिसका जिक्र मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी आज सुबह किया है कि मुराद सईद होलसेल में या ठेला है उनका, कुछ इसी तरह की कोई बात थी? आपकी आवाज बिल्कुल कट गई, आप क्या कह रहे थे, जरा रिपीट करें। हमें किसी को भी नहीं आई, फैयाज साहब को भी नहीं आई, मुझे भी नहीं आई। अच्छा सर, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। शेख फैयाज साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? किससे? जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था, आवाज आपकी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि 7 अपोजिशन अरकान मुराद सईद साहब से एनआरओ मांग रहे थे। मुराद सईद साहब वजीर मुमलिकत थे, वो अकेले वजीर मुमलिकत तो नहीं है, तो इतनी पावर उनके पास कैसे आ गई कि वो लोगों को एनआरओ देने की पोजीशन में हो? वजीर मुमलिकत को इतना बड़ा फिरौन तो नहीं होता कि किसी को भी माफ कर दे, किसी को भी उल्टा लटका दे। फिर 7 ये कौन गुमराह लोग हैं, जरा इनका पता तो लगाएं। सदीकी साहब, आपकी इतला जरा कमजोर है, मेरा ख्याल है। अब वो पूरे मिनिस्टर उनकी अपनी खिदमात की वजह से जो वो बनी गाला में अंजाम देते रहे हैं, वो फुल फ्लैज मिनिस्टर बन गए हैं इस वक्त। तो वो फुल फ्लैज मिनिस्टर हैं और उनके इख्तियारात
जी जी, कौन सी खिदमत में ही पूछ रहा था मैं ये कह रहा, जो भी उन्होंने पार्टी के लिए दी होंगी तो अच्छा। खिदमत हैं तो उनको प्रमोट किया गया है ना। हाँ, जाहिर है। तो वो अब पूरे वजीर बन गए हैं और उनके अख्तियारात इतने हैं कि आपको शायद अंदाजा ही नहीं। लेकिन बहरहाल ये एक मजाक है कि असेंबली के फ्लोर पे वो खड़े होकर कहें कि वो उनसे एनआरओ मांगा जा रहा है। भाई आपकी पोजीशन क्या है कि आप एनआरओ दे सकते हैं? क्या इस मुल्क में क्या डिक्टेटरशिप आ गई है कि जो चाहे वो इमरान खान साहब एनआरओ दे देंगे? एनआरओ तो एक डिक्टेटर ने दिया था और उसके बाद जो कुछ उस एनआरओ के साथ असर हुआ आपको भी पता है। और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने फ्लोर पे कहा था खुद कि मैं लानत भेजता हूं एनआरओ मांगने पे, और अगर किसी ने मांगा तो नाम बताएं। तो इस बात का जवाब हमारे शहजादे के पास नहीं था वहां। फिर वो आए बाएं शाएं शुरू हो गई, तो 7 में से एक नाम भी नहीं बता सके। सब ने कहा आप बताएं कि किसने आपसे एनआरओ मांगा है। तो इस किस्म की बातें करना असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कोई मैच्योरिटी की निशानी नहीं होती। ये बचपने हैं, वैसे भी वो बच्चे हैं, चले सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और हमारी दुआ है कि जल्दी सीख जाए वो। इमामुद्दीन साहब, सर नफीसा शाह साहबा का एक बयान मेरे सामने कह रही है वजीर आजम का किरदार सिर्फ कठपुतली है, नैब और रफाइयों को रोबोट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सर ये कठपुतली पे इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी बिला वजह में? किसने लगाया? सॉरी, आज सारी फुल टॉस जा रही है मेरी, मैं आज क्या ज्यादा फॉर्म में हूं। मेरा ख्याल है सर, मैं सवाल दोहराता हूं। वो कह रही थी वजीर आजम का किरदार सिर्फ कठपुतली है, तो मेरा सवाल ये था कि कठपुतली पे बेचारे पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब से बोझ में? नहीं, किसने कहा कठपुतली है? मैं समझा नहीं आपका सवाल। डॉक्टर नफीसा शाह। अच्छा, सॉरी, अच्छा। देखें, मतलब ये कि मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना, लेकिन जाहिर है कि जो लोग उनको लेकर आए हैं, और आपको ये सारा पता है कि सर ये पिछले हफ्ते से चल रहा है, कोई भी अपोजिशन का आदमी मुझे ये बताने के लिए तैयार नहीं है। ये बात करके सब निकल जाते हैं कि जो लाए, कौन लाया ये तो बताएं, मुझे तो पता चले। मैं एक करंट अफेयर बाकायदा एंकर बन चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, 10 बजे की स्लॉट पे काबिज हूं, मुझे कोई तो बताए। आपको हमसे बेहतर पता है कि जो है पूरे मुल्क में, खुसूसन सिंध में, तो मैंने ये देखा है कि कराची में जो है उनको पहले तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, फिर उनका वो बड़ी भारी अक्सरियत से जीत गए, ये सब आपको पता है। तो बहरहाल वो जो लाए हैं, अब उनको भी अंदाज़ा हो रहा है कि हमने क्या किया है और जिस तरह मुल्क चल रहा है। हमारी बहन जो है अभी कह रही थी कि जो है मतलब, तो अब आपको सारे बहरानों से अंदाज़ा हो गया होगा कि उनके पास ना तो कोई टीम है, और फाइनेंस के हवाले से आपने भी देख लिया कि मुल्क में जो डॉलर डिवैल्यू हुआ उससे एक महंगाई का एक तूफ़ान आया। गैस के हवाले से आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियां जो है वो बंद हो गई हैं, और ट्रांसपोर्ट का मसला आपके सामने है। किन किन बातों का आपसे जिक्र करें कि जो है वो जो मसाइल इस वक्त हैं पूरे मुल्क में, और किस तरीके से जो है गरीब आदमी इस वक्त जो है पिस रहा है, ये सब आपके सामने। और मैंने तो अपनी इस 30-35 साल जो सियासी ज़िंदगी में, इसमें इतनी गैर पॉपुलर, इतनी जल्दी हुकूमत 110 दिन में मैंने नहीं देखी कि जो है वो हो गई है। अगर आप बाज़ारों में निकल कर देखें तो अंदाज़ा हो जाएगा। टीवी पर बैठकर बात करना जो है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखें कि किस तरीके से जो है वो गरीब आदमी। सर अब आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो देखना ही पड़ेगा। डॉक्टर जरका, ये मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि सरमायाकारों की सहूलत के लिए पीएम सेक्रेटेरिएट में बिजनेस डेस्क बना रहे हैं। मैम, इससे कुछ बढ़ई, कुछ कारपेंटर्स का भला करने के अलावा क्या होगा? सरमायाकार जब देख रहा है कि पूरे मुल्क में खाक उड़ रही है, कराची में जो है वो बैरूत बना दिया है, तब्दीली की एक लहर आई और एक आम आदमी तहे खाक पहुंच गया, तो सरमायाकार आपके ख्याल में सरमाए समेत ऐन गैन नहीं हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि इस हुकूमत को 70 साल के बाद जो आपके जो जितना को गंद इकट्ठा था, अगर हम ये पहले शुरू के दिनों में इसके ऊपर काम ना करते तो बाद में करना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस थे जो आप कशकोल लेके IMF के पास नहीं गए, जो आपने इंटरनेशनल, आप देखिए किस तरह अक़वाम आलम में किस तरह आपका सर फख्र से बुलंद हो गया है, किस तरह आपको दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं वो आपको सीरियसली ले रहे हैं। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी को जो हर एक का मजाक उड़ाता फिरता है, उसको खान साहब ने किस तरह आड़े हाथों लिया है। मोदी साहब, अब इंडियंस जो कि करतारपुर के खुलने के बाद जो आप कश्मकश में थे कि अब किस तरह पाकिस्तान तो अच्छा हो गया, अब इंडियन मीडिया, इंडियन जो जर्नलिस्ट है,
दे आर ट्राइंग टू फॉलो इमरान खान. मोदी साहब इज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. तो हमारे मुल्क में जो इस वक्त आपको जो लग रहा है, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है. अभी आहिस्ता, पहले 110 दिनों में कौन सी हुकूमत ने आज तक डिलीवर किया है? हमने सिर्फ 110 दिनों में आपको एक प्लान बताना था, अपनी डायरेक्शन देनी थी कि हमने किस तरफ जाना है. करप्शन का खात्मा, तजावुजात का खात्मा और पाकिस्तान को एक साउंड बेसिस देना. जिस तरह से खान साहब ने मैराथन विजिट्स की हैं सऊदी अरेबिया, मलेशिया, चाइना, सीपैक को आपने रीस्ट्रक्चर किया है आपके लोगों को नौकरियां देने की तरफ. जिस तरह के आप स्टेप्स ले रहे हैं, इनके समरात आपको मिलने शुरू होंगे. और सबसे बड़ी बात मैम, अभी तक से जनरल नॉलेज का सवाल है, हालांकि आप बड़ी काम की बात बता रही हैं मुझे. आप आखिरी मर्तबा कराची कब आई थी? मेरा ख्याल है कोई 1-2 महीने पहले ही आई थी. 1-2 महीने पहले. इस वक्त मैं शाहरा फैसल पे जब मटर गश्त करता हुआ ऑफिस पहुंचा हूं ना, तो शाहरा फैसल पे अक्सर मुकामात पे एक बैनर लगा हुआ है, रोजगार दो ना दो, जो पहले से उसे मत छीनो. सी पैक में आपने चंद लोगों को, चंद 100 लोगों को या चंद हजार लोगों को नौकरियां देके आधे पाकिस्तान के मुंह से यहां निवाला छीन लिया अगर, तो आपके ख्याल में ये क्या बहुत बड़ा कोई कारनामा है? इसी तरह के कार्य खैर तो हमारी पिछली हुकूमतें भी करती रही थी, कोई रोटी कपड़ा मकान के नाम पे, कोई और कुछ किसी और के नाम पे. नूरुल आरिफीन साहब, बात यह है कि सीपैक तो अभी शुरू हुआ है, अभी किसी को नौकरियां मिली नहीं, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता काम चलेगा. कराची के हालात के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि वो शहर जहां आपने आपके होते हुए सर्कुलर रेलवे को ऐसे खत्म कर दिया जैसे कभी थी ही नहीं. यानी कराची के बारे में, जिस तरह का कराची एक आइलैंड बना हुआ है, जो अपने आप को चंद दिनों के बाद जो वहां पर जो अनासिर हैं, जो पैसे के हाथों, जो पहले 20,000 रुपए में लाश पकड़ते थे, जो 30,000 रुपए के इंटरव्यू खासी दिलचस्प शक्ल इख्तियार कर रहा है मैम. ये तो आप वही बात कर रही हैं, डॉक्टर ये किश्वर जहरा साहिबा के कातिलों की बात कर रही हैं आप. मेरा ख्याल है ये उन्हीं की बात कर रही हैं जिनको आप, जिनकी सपोर्ट मांगने के लिए आप बहादुराबाद गई थी, जिनकी मदद, मुआवनत और तायद के साथ आरिफ अलवी साहब ऐवान सदर पे काबिज हुए. आप उन्हीं की बात कर रही हैं. देखिए जी, मुझे आपकी इन बातों की कोई समझ नहीं आ रही. जो अभी इन्होंने बात की थी कि जो लेके आए हैं, मुझे ये बताएं कि जो लेके आए हैं उनके ऊपर तो ये भी इल्जाम था कि पीएसपी भी उन्होंने बनाई थी. अब बताइए पीएसपी कहां है भाई? कराची में तो खास तौर पे पीटीआई को जितना पॉपुलर वोट मिला है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पीटीआई ने कराची में पहले कभी हुकूमत नहीं की, हमारे एक दो ही पहले सीटें थी, क्योंकि आपके जो लोग, कराची की जो हुकूमत थी, खा वो वहां की लोकल हो, खा सूबाई हुकूमत हो, उन्होंने डिलीवरी कुछ नहीं किया. चले पीपल्स पार्टी से पूछ लेते हैं. सेनेटर साहब, सर मुझे ये बताइए, आप लोग हुकूमत में तो थे, पिछले 10 साल से आप हुकूमत में हैं. सर ये डॉक्टर जरका साहिबा सही तो कह रही हैं, आपने क्यों कुछ कराची में नहीं किया? कराची वालों को क्यों कुछ नहीं दिया? कराची वालों को सिर्फ आप लोगों ने जो है वो सिर्फ वादे वईद की जंजीर में क्यों बांधे रखा? देखिए, जो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरे एहसन तरीके से पूरी कर रही है सिंध गवर्नमेंट. जो फंड्स जो है, मतलब आपको पता है एनएससी सर, आपने भी मुझे कुछ थोड़ा सा खाने कमाने का मौका दे दिया. आपकी बात को मैं काट करके बीच में दखलंदाजी जरूरी समझता हूं. आपने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह अदा कर रहे हैं. यहाँ एक तस्वीर मेरे सामने मौजूद है, अनफॉर्चुनेटली मैं लूप की सूरत में नहीं चला सकता. चीफ जस्टिस साहब आरओ प्लांट का पानी पी के चेक कर रहे हैं, और उनके बराबर में मेरे प्यारे वजीर आला, जिनका मैं बहुत ममदू हूं, इनकी मैं तारीफें अपने शो में भी करता रहता हूं कि काश उनकी नजर करम मुझ तक पहुंचे. उनके चेहरे पे परेशानी के असरात मुझे वाज़े तौर पे नजर आ रहे हैं. चीफ जस्टिस साहब का बयान थोड़ी देर पहले मैं देख करके आया हूं कि आरओ प्लांट का पानी पीकर मैं पूरा दिन परेशान रहा हूं. खबर में यह भी लिखा था कि चीफ जस्टिस साहब की सलावातें सुनकर वजीर आला का चेहरा नीचे था. सर अब आप कंटिन्यू कीजिएगा. नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे होंगे. अगर आप थर के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि हमने जो है थर में, अचरा थर एक जगह है जो इंडिया बॉर्डर के पास है. पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने वहाँ तक पानी पहुँचाया है. पूरे थर के अंदर जो है हज़ारों की तादाद में आरओ प्लांट लगाए हैं.
यकीनन ये मेंटेनेंस मांगते हैं और वक्त के साथ साथ आपको पता है इनमें मेमरीन और दूसरी चीज़ें होती हैं, अगर इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस होना ज़रूरी है। बहुत जगहों पर खामी भी होगी, लेकिन जो है जिस तरह KPK में जो है हमारे जो है चीफ जस्टिस साहब ने कमेंट्स दिए, कम से कम थर में इस तरह के उन्होंने कमेंट्स नहीं दिए, वो काफ़ी सेटिस्फाई होकर लिख गए हैं। नहीं सर, यहाँ काइंडली मैं आपकी बात को मैं तो रद्द इसलिए करूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे कोई ग्रज है। चीफ जस्टिस साहब जिनका नाम लिया उन्हीं का बयान मेरे सामने है। 2-3 गोलियां रखकर इमरजेंसी वार्ड बना देते हैं, दवाएं मुयस्सर नहीं तो मिट्टी अस्पताल बंद कर दें। ये इत्मीनान के असरात तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आप कह रहे हैं तो आपकी बात को रद्द करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। शेख फयाजुद्दीन साहब, ये SSGC और SNGPL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मुअत्तली खान साहब की जानिब से देखने में आई है, जहां तक मुझे वहम हुआ है, मुतल्लिका वजारत भी तो इसकी है, कोई ना कोई वजीर भी इसका यकीनन होगा, जिसे परसों तरक्की पास या शायद शानदार नंबरों से पास किया गया था। आपके ख्याल में वजीर या वजारत इस वक्त, या वजारत कोई कह लें, क्यों कोमा में है? मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर सर, दिल में उतर रही है। नहीं आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वजीर पेट्रोलियम और गैस के हैं, असेंबली के फ्लोर में उन्होंने खड़ा होकर आज से 3 दिन पहले फरमाया था कि पूरे मुल्क में गैस की कहीं लोड शेडिंग नहीं है, और उसके बाद आप अंजाम देख लें जो कुछ हुआ है। मेरी बहन डॉक्टर जरका ने फरमाया है कि 100 दिनों में इन्होंने कौम को सिमत दे दी है। मानता हूं, सिमत यह दी है कि डॉलर महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया है, खाद मिलती नहीं, गरीबों के पथारीदारों के दुकानें तोड़ी जा रही हैं, बनी गाला के नाजायज तजावजात को लीगलाइज किया जा रहा है। हलीमा बहन की जो जायदाद है वो ये फरमा रही है कि वो टैक्स पेड है, वो मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं है, बाहर पैसा क्या कैसे गए ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं। मैं तो ये कहूँगा मेरी बहन कि तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तैरगी जो मेरे नामाए सया में है। हम जायज अपने जायदाद दिखाते हैं तो हमजा शरीफ को कहा जाता है कि ये आप बियॉन्ड अपने मींस की जायदाद है, और आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वो आपकी रकम हलाल हो गई है। ये दोहरा मयार है, ये एक पाकिस्तान नहीं है, ये कोई नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। सर, और नया पाकिस्तानी का वादा किया था, आप भूल रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि इस नए पाकिस्तान से अल्लाह ताला आपको और मुझको और इस कौम को महफूज रखे। गरीब को इस वक्त गरीब के लिए रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। मैम डॉक्टर जरका, ये मुझे बताइएगा, हम मुश्किल हो गई है, बहस जो है वो मेरा ख्याल है किसी मंतकी नतीजे पे पहुंच नहीं रही है। तीनों के अपने अपने व्यू पॉइंट है और होने भी चाहिए, बहरान दर बहरान। लेकिन ऐसे मामलात में जहां सीरियसनेस का तकाजा कम से कम करना चाहिए मिनिस्ट्री को या मिनिस्टर को, सीरियसनेस का मुजाहरा, वहां असद उमर साहब की बजला संजी देखने से ताल्लुक रखती है। बजला संजी को अगर मैं ट्रांसलेट करूं सहल उर्दू में, तो उनकी जो है वो खुशदिली या वॉटएवर, इससे ज्यादा अच्छी उर्दू में नहीं कर सकता। मतलब गजब खुदा का फरमाते हैं 80% अहदाफ हासिल कर चुके, वजीर आजम मुतमईन है। ये कौन से अहदाफ थे? ये अर्श मोहल्ला पे जाके हासिल किए या इसी मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो सन 47 में आज़ाद हुआ था उसके अंदर ऐसा हुआ? मीडिया को कुछ पता नहीं चला, मुझे नहीं पता चला, हम लोग चलो आंख कान के बहरे अंधे हैं। ये सिर्फ पीटीआई वालों को सब पता चल रहा है, बाकी सब नामीना हो गए। अरे बातें करनी तो नूरुल आरिफीन साहब बहुत आसान है। आप पाकिस्तान का इस वक्त ट्रेड डेफिसिट देख लें, आप देख लें कितना बड़ा गैप है आपके ट्रेड डेफिसिट में जब ये हुकूमत आई है, और आपकी एक्सपोर्ट्स पिछले 10 सालों में गिर ही रही हैं, 21 बिलियन पे पहुंच चुकी हैं। आप देखिए कि बांग्लादेश जो हमसे गरीब मुल्क था उसकी 200 मिलियन से ज्यादा उनकी बिलियन से ज्यादा उनकी एक्सपोर्ट्स है। हमें ऐसी कौन सी बिजली गिरी हुई है कि वो जो दूध की नहरें बह रही थी जुलाई से पहले तक, उसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को क्या हुआ था जब आपने डॉलर को 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं आने दे रहे थे आप? अरे छोड़ दीजिए ये बातें, आप हकीकत के नाखून ले। अब आप देखिए, आप नंबर गेम देखिए, क्या हालात हैं आपके।
6 महीने, 3 महीने, 3.25 महीने हो गए, अभी तक IMF के पास नहीं गए। क्या ये सक्सेस स्टोरी नहीं है? आप अपने जो आपके रिजर्व्स हैं उनको इंप्रूव करने जा रहे हैं। आपका अगर डॉलर बढ़ा है या गिरा है रुपया, उससे आपकी एक्सपोर्ट्स में एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। इकोनॉमी को तो देखिए आप, इकोनॉमी का हाल आपने क्या किया हुआ है। आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे 6 महीने पहले पाकिस्तान में सब हंकी डोरी था, हर कोई गरीब था ही नहीं। ये हुकूमत आई है तो सारा मुल्क गरीब हो गया। मैं यही तो कह रहा हूँ, बातें कर रहे हैं आप खफा मत होइए। मैं आपसे सिर्फ यही तो कह रहा हूँ कि 6 महीने पहले पाकिस्तान में, खफा नहीं हो रही मैम 6 महीने पहले पाकिस्तान में गरीब था, लेकिन अब वो भी नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे। नहीं, कोई नहीं था। नहीं 1-2 महीने सेनेटर साहब, इस पूरे दौरान, इस पूरे अरसे में माशाल्लाह अपनी रेंज रोवर्स और लैंड क्रूजर्स में फिर रहे थे। गरीब कहाँ था यहाँ? ये तो PTI की हुकूमत आने से लोग सड़क पे बैठे हैं, वरना यहाँ गुर्बत तो थी ही नहीं, थर के हालात थे ही नहीं, पीने के पानी की प्रॉब्लम थी ही नहीं, स्कूलों की प्रॉब्लम थी ही नहीं, अस्पतालों की प्रॉब्लम नहीं थी। इधर तो सब कुछ बहुत जबरदस्त था। कोई एक्सपोर्ट्स का इशू नहीं था, कोई GDP का इशू नहीं था। और दूसरी बात जो इन्होंने अलीमा खान साहिबा के हवाले से कही है, मुल्क से पैसा बाहर नहीं गया, उनका बिजनेस था ही एक्सपोर्ट का, उनको बाहर से ही पैसे आते थे, तो वो उन्होंने दुबई में उनसे खरीदी प्रॉपर्टी। सो कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है उसमें, और वो डिटेल्स उन्होंने दे दी है सब कोर्ट में। राइट मैम। सेनेटर साहब, सर इससे पहले कि मैं शेख फयाजुद्दीन साहब को ज़हमत कलाम दूं, आपकी बेचैनी इस पूरे अरसे में जब डॉक्टर जरका खिताब फरमा रही थी, दीदनी थी, सर क्या कहना चाह रहे थे? मैं सवाल करने की जहमत नहीं उठाना चाहता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू का मेंबर भी हूं। मैंने आज ही जो है वो मीटिंग अटेंड की है। थोड़ी सी मैं अपनी बहन के लिए वजाहत कर दूं कि 100 दिन में हमें इसमें कोई, हम एतराफ़ करने में कोई बुराई नहीं है कि मसाइल थे, बिल्कुल थे। हमारा ट्रेड डेफिसिट भी है, हमारी जो है वो एक्सपोर्ट भी जो है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है, इंपोर्ट बढ़ती जा रही है, सारा कुछ मसाइल थे। बात तो हो रही है कि अगर आप 100 दिन का मुआवजा करें तो उसके अंदर भी एक्सपोर्ट जो है वो हमारी जो है वो कम हुई है। अच्छा, अब बात यह है कि आपने बात की असद उमर साहब की, देखिए कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि जब डॉलर डिवैल्यू हुआ तो जो है वो स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने आज हमें ब्रीफिंग दी है। वो कहते हैं कि जी मैंने असद उमर साहब को बता दिया था, और जो है वो मुझे नहीं पता कि आगे, जबकि इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने तो ये खबर जो है वो टीवी पर सुनी है। तो ये कितनी जो है वो मतलब ये कि लाइल्मी की बात है कि फाइनेंस जैसे मसाइल पर, जिसकी वजह से तकरीबन 600-700 अरब रुपया हम पर बैठे बिठाए जो है हमारा डिवैल्यू की वजह से हम पर कर्जा बढ़ गया। और आज भी देखें, बात यह है कि हम इस बात पर नहीं कह रहे कि माजी में हुकूमतों की गलतियां हुई होंगी, सारे मसाइल होंगे, लेकिन आज कौन से ऐसे इकदाम हो गए हैं जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। इंडस्ट्री तो बंद होनी जा रही है कि आप उनको गैस नहीं दे रहे, बिजली के रेट आपने बढ़ा दिए, पेट्रोल आपने महंगा कर दिया है, तो आपकी सिमत ही ठीक नहीं है। हमारा जो एतराज है वही ये एतराज है। सर ये बात जो कर रहे हैं सेनेटर साहब, ये वाकई बाद में थोड़ा सा या पता नहीं मुझे बदगुमानी हो रही है। ये जो बात कह रहे हैं बात तो ठीक है, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ रही हैं जबकि सनतों को गैस नहीं मिल रही, माशी कसाद बाजारी बहरान, ये क्या सही कह रहे हैं या मुझे गलतफहमी हुई है? कम हो रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा आपसे थोड़ी सी इजाजत चाहूंगा, माजरत के साथ मैं थोड़ी सी इजाजत चाहूंगा शेख फयाजुद्दीन साहब का व्यू पॉइंट अगर ले लूं उस पर। जी सदीकी साहब, बात यह है कि मैं सबसे पहले तो अपनी बहन की इस बात का जवाब देना चाहूंगा जो GDP के बारे में कही है। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान का GDP 3% था, जब वो गए 5.8% पे छोड़ गए। और मैं दावे से कहता हूं कि इस जून में आप देख लीजिएगा ये 4% से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। ये इनकी कारकर्दगी है। ये कहते हैं डॉलर बढ़ गया, जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे तो 105 रुपए का डॉलर था, आज 140 रुपए का बिक रहा है। आप फरमाइए किस तरफ ये तरक्की, कौन सी ये तरक्की माकूस तो कही जा सकती है, फॉरवर्ड नहीं है, हम पीछे रिवर्स गेयर मार रहे हैं। ये भी यू टर्न है तरक्की का, आगे की तरफ नहीं जा रहे हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं ये डॉक्टर साहब अगर इंसानों की डॉक्टर हैं तो इंसानों के बारे में भी सोचें, गरीबों के बारे में भी सोचें कि उनकी जिंदगी जो है वो अजीरन हो गई है, उनके लिए जीना मुश्किल हो गया है, ना उनके चढ़ने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। गंदम जो है इस वक्त 1340 रुपए भी बिक रही है।
नई फसल आने को है, खाद 600 रुपए महंगी हो गई है, बच्चे जो है स्कूल की फीस देने के काबिल नहीं रहे, बिजली का बिल भरने के लिए लोगों को, तनख्वाहदार आदमी जिसकी 20,000 तनख्वाह है वो बिजली का बिल कैसे भरेगा 8,000 रुपए, उसको कर्ज लेना पड़ता है। आने वाले दिन हमारे लिए बड़े भयानक हैं। मैं डॉक्टर साहब से भी कहता हूं वो भी दुआ करें। लेकिन सर ये बात जो आपने हमें बताई है, ये आपने हमारी मालूमात पे कोई खास इजाफा नहीं फरमाया। ये बात तो खान साहब हमें पहले ही बता चुके हैं कि आगे आने वाले दिन बड़े कठिन हैं और आप लोग तैयार हो जाइए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था जस्ट चिल। मैम क्या कहेंगी फाइनल रिमार्क्स? ये तो फिर उम्मीद है बहार पे हमें जीना सिखाना चाहते हैं। सर बहार 6 महीने तो लोग मर जाएंगे, फिर जब जो बचेगा वही देखेगा। फाइनल आपके रिमार्क्स पे, उसके बाद फिर मैं वाइंड अप की तरफ जाऊंगा। देखिए जी, सबसे बड़ा टेस्ट वक्त होता है। इन्होंने 10-10, 15-15 साल हुकूमत की है, इनके जो रिजल्ट्स हैं वो खुद आश्कार हैं। अब आप हमें मौका दीजिए, 5 साल के बाद बात करेंगे। दीवार पे लिखा होगा 2 साल में, आपको अभी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान किस सिमत में जा रहा है। यानी वाकई पाकिस्तान में यू टर्न मारा है। जो आप नीचे जा रहे थे, आप गटर में बैठे थे, आप काले कुएं में बैठे थे, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। इस प्रेडिक्शन पे आप क्या कहेंगे? 5 साल नहीं रहेंगे? पाकिस्तान अक़वामे आलम में फख्र से खड़ा होगा। खराब हो गई है जी। मैम 5 साल आपकी हुकूमत नहीं रहेगी, शेख फैयाज साहब ने प्रेडिक्शन की है। ये कौम को बद्दुआ न दें। डॉक्टर ज़रका, शेख फैयाज साहब ने प्रेडिक्शन की है ऑन एयर कि आप 5 साल नहीं रहने वाले। क्या हो गया? खुद 15-15 साल हुकूमत करते हैं, उसके बाद हिसाब ये दे नहीं सकते, तो क्यों इतनी परेशान है? आराम से बैठे, एक MNA है, एक सेनेटर है, मेरे भाई हैं दोनों, तहम्मुल रखें। अगर हम बुरे होंगे तो साफ नजर आ जाएगा, अच्छे होंगे तो भी नजर आ जाएगा। अभी क्या जल्दी है इनको? अच्छा मैम ये मुझे बताइए, बिल्कुल बस आखिरी एक मेरे पास 30 सेकंड है, परेशान है। अच्छा मैम ये मुझे बताइएगा, ये इमरान खान साहब ने जो बुलावा दिया है, आपके ख्याल में इसका कोई रिजल्ट निकलेगा? कितने दिनों में, ये कितने महीनों में ये CNG का या गैस का बहरान जो है इसे ओवरकम कर लिया जाएगा? फाइनल रिमार्क्स। देखिए जी, इस मुल्क को दीमक लगी हुई है। मैम बिल्कुल दीमक लगी है, लेकिन ये 30 सेकंड में वाइंड अप करना है। निकलने वाली नहीं, इंशाल्लाह इस सर्दियों में ही कुछ निकलेगा। गैस तो आएगी ना, कैसे गैस रुक सकती है? राइट, हर साल यही करते हैं। राइट मैम, थैंक यू सो मच। शेख फैयाज साहब, डॉक्टर ज़रका, सेनेटर इमामुद्दीन साहब, आप तीनों के ज़ब्त तअम्मुल का और आपकी भरपूर पार्टिसिपेशन का इंतहाई मशकूर। नाजरीन, ये थी हमारी गुफ्तगू। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।